हाँ, अब अगला देखते हैं। और इसके अलावे इन्होंने कहा है कि पृथ्वी के सभी ओर समुद्र है और सूर्य प्रतिदिन प्रातः समुद्र से निकलता है और शाम में पुनः समुद्री जल में डूब जाता है। जैसे सूर्योदय होता है ना, तो इस संदर्भ में सूर्योदय होता है सुबह में, फिर शाम में सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के संबंध में इसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक दिन सूरज जो है वो समुद्र से निकलता है और शाम में समुद्र में ही डूब जाता है, समुद्र में ही अस्त हो जाता है। इन्होंने, होमर महोदय ने इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि, यानी इनका कथन है कि, क्या कथन था कि पृथ्वी के सभी ओर, पृथ्वी के सभी ओर समुद्र समुद्र है और सूर्य प्रतिदिन इसी समुद्र में डूबता है, समुद्र में उगता है और डूबता है। उदय, समुद्र में उदय और अस्त होता है, अस्त होता है। ठीक है, तो इतना चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचना क्या है, इलियड और ओडिसी। और इसमें क्या कहा था इन्होंने, विभिन्न स्थानों और प्रदेशों का सजीव चित्रण किया था। और इसमें कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर क्या था, समुद्र है और इसी समुद्र में सूर्योदय क्या होता है, इसी समुद्र से सूर्योदय, सूर्य उदय होता है और इसी समुद्र में शाम में सूर्य अस्त भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका, एकदम इसको याद रखिएगा। अब अगला है, अगला विद्वान है थेल्स। थेल्स, हाँ, ये थेल्स में क्या था, इनका काल है 700 बीसी। थेल्स में 700 बीसी। अब ये क्या थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे और गणितज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने एजियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित मिलेटस नगर का निवासी थे। ठीक है, मतलब ये क्या थे, ये क्या थे, प्रसिद्ध दार्शनिक, प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ। प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ। ठीक है, और इन्होंने, और इनका निवास स्थल कहाँ था, तो निवास स्थल के बारे में पूछता है। निवास स्थल था एजियन सागर के पूर्वी तट पर, एजियन सागर के पूर्वी तट पर, एजियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित मिलेटस नगर में, मिलेटस नगर के निवासी थे। ठीक है, मिलेटस नगर के निवासी थे और इनको प्रथम यूनानी विद्वान भी कहा जाता था। मतलब प्रथम यूनानी विद्वान कहे जाते थे, प्रथम यूनानी विद्वान भी कहलाते थे। कौन, थेल्स। ठीक है, और इसमें इनका मानना था कि पृथ्वी का जो स्वरूप है वो चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है। ठीक है, जो जल में तैरती रहती है। तो इनका कहना था, मतलब इनका कथन, इनका कथन था कि पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप, इसको याद रखिएगा, पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार, चपटी गोलाकार तस्तरी के समान। तस्तरी देखे होंगे आप लोग, तस्तरी के जैसा, और
ये जो जल में तैरती रहती है, ठीक है। तो ये थेल्स इतना इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे। क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे। निवास स्थल इनका कहाँ था? एजियन सागर के पूर्वी तट पर मिलेटस नगर में। और ये प्रथम यूनानी विद्वान के नाम से भी जाने जाते थे। और इन्होंने कहना, इस संदर्भ में इन्होंने कहा था, इनका कथन था कि पृथ्वी का जो स्वरूप है वो चपटी गोलाकार तस्तरी के जैसा है, जो जल में तैरती रहती है। चपटी गोलाकार तस्तरी के जैसा है, जो जल में तैरती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। अब है तीसरा, अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर, ठीक है। अनेक्जिमेंडर, हाँ। अब इनका काल कितना है? तो 611 से 547 बीसी, 547 बीसी, ठीक है। और इन्होंने, ये प्रसिद्ध दार्शनिक और थेल्स के शिष्य थे, ठीक है। ये जो है, मतलब अभी जो हम लोग थेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो यही थेल्स के इन्होंने, ये शिष्य थे। तो ये प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स के शिष्य, ठीक है, शिष्य थे, है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म, यानी कि जन्म यहाँ लिख देता हूँ, जन्म था कहाँ? टर्की के तटवर्ती नगर मिलेटस में, वहीं पर जहां उनका जन्म हुआ था, टर्की के तटवर्ती नगर मिलेटस में, मिलेटस, ठीक है, मिलेटस में। और ये क्या थे? इन्होंने यूनान वासियों को नोमोन, ठीक है। अब सुने होंगे धूप घड़ी, धूप घड़ी सुने हैं? धूप घड़ी, इसको यहाँ पर इंग्लिश में होता है सन डायल, या फिर इसको नोमोन भी कहा जाता था, या फिर इसको नोमोन, नोमोन, इंग्लिश में GNOMON, नोमोन। इसी से, नोमोन से यूनान वासियों को, यहाँ पर लिख दीजिए इन्होंने धूप घड़ी या नोमोन से किसको? तो यूनान वासियों को परिचय करवाया था, यूनान वासियों को परिचय करवाया था, ठीक है। चलिए अब अगला है, इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोमोन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नोमोन से परिचय किसने करवाया? तो यहाँ पूछेगा तो सीधे लिखेंगे अनेक्जिमेंडर। नोमोन से क्वेश्चन आएगा तो अनेक्जिमेंडर आंसर करेंगे, सही है। उसके बाद है, इसी में इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र, इन्होंने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र तैयार करने के लिए मापक का प्रयोग किया था, मापक का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है
कि सर्वप्रथम विश्व मानचित्र तैयार करने के लिए या विश्व मानचित्र बनाने के लिए मापक का प्रयोग किन्होंने किया था? तो यहाँ होगा अनेक्सीमेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछता है। ठीक है, और ये अंत में इसके बारे में ये भी है कि गणितीय भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। इन्हें यहाँ पर लिख देते हैं, गणितीय भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक भी इनको माना जाता है। तो इतना अलेक्जेंडर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। क्या था? तो थेल्स के शिष्य थे। जन्म इनका टर्की के तटवर्ती नगर मिलेटस में हुआ था। धूप घड़ी या नोमोन से यूनान वासियों को परिचय करवाया था और सर्वप्रथम विश्व मानचित्र बनाने के लिए मापक का यानी स्केल का इन्होंने प्रयोग किया था। पहले जो स्केल बनता था वो बिना मापनी का, बिना स्केल का होता था। ठीक है, मानचित्र बनाने के लिए इन्होंने स्केल सबसे पहले लगाया, प्रयोग किया, तो इन्होंने इनका श्रेय इनको दिया जाता है। तो ये सब तीनों चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, वॉइस क्लियर है ना सभी के पास? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ, सभी लोग एस लिख करके कंफर्म कर दें, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो। हाँ, हिकेटियस, हिकेटियस। अब ये जो है वो कितना, किस वर्ष है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोल में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोल में था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोल वेता थे कौन? हिकेटियस। और इन्होंने, इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट है, इनका प्रसिद्ध पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है? तो पीरियोडस, पीरियोडस याद रखेगा, पीरियड से बना है पीरियोडस, पीरियोडस। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक था और इसको 2 खंड में प्रकाशित, ये इसके 2 खंड थे। मतलब ये इनका जो पुस्तक का नाम है पीरियोडस, इनको 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। 2 खंड, 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और कब प्रकाशित किया गया था? तो 520 ईसा पूर्व में, 520 बीसी, 520 बीसी में 2 खंडों में पीरियोडस के नाम से इनका प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और जिसमें, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, इस पुस्तक का अर्थ, अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इसमें क्या था कि इस पुस्तक में इन्होंने पीरियोडस विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है, पहला। ठीक है, विश्व भूगोल का पहला, सबसे पहला क्रमबद्ध वर्णन, सिस्टमेटिक अध्ययन किए थे इन्होंने, इसलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो पहले आप लोग तो पढ़े होंगे कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे एरेटोस्थनीज, इसलिए उनको क्या कहा गया? भूगोल का जनक। लेकिन हिकेटियस को भी भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक इन्हें भी कहा जाता है, इन्हें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें भी? क्योंकि, क्योंकि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम विश्व भूगोल का, सर्वप्रथम विश्व भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया था।
क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन या वर्णन किया, ठीक है। इसीलिए मतलब इनको भी भूगोल का जनक कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम विश्व भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन या वर्णन किया था, इसीलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो अगर इरेटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं रहेगा और हिकेटियस ऑप्शन में रहेगा तो हिकेटियस मारना है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि विश्व भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन या वर्णन करने के लिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस होगा। अगर पूछेगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने के लिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वहां हो जाएगा इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया हिकेटियस के बारे में इतना चीज इंपॉर्टेंट बातें। अब है हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि ये तो इतिहास लिख के जनक है, तो इतिहास वाले को इसमें क्यों पढ़ेंगे भाई। तो इतिहास का भूगोल से भी संबंध है, क्योंकि इसमें भी स्थान और समय का अध्ययन किया जाता है। तो अब कैसे, यहाँ देखिए हेरोडोटस, यहाँ पर इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता, ठीक है। अब इनका मान्यता, हेरोडोटस की मान्यता क्या है कि समस्त इतिहास, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं और एकदम पूछता है, समस्त इतिहास का विवेचन, समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण, भूगोल का विश्लेषण, भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, ठीक है। इनका मान्यता ये पूछता है, सीधे क्वेश्चन दे देगा कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, यह मान्यता किनका है, यह कथन किनका है। तो पूछेगा तो सीधे हेरोडोटस मारना है, ठीक है। हेरोडोटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको ध्यान में रखिएगा कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, यह मान्यता हेरोडोटस का है, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का पिता, ठीक है। हाँ, अगला है अब इनका नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व में हालीकार्नासिस, कहां पर इनका जन्म हुआ था, ये है हालीकार्नासिस में जन्मे, ठीक है। और वह हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस में रहा, और वह हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस में रहा, ठीक है। जैसे भारत, हम लोग भारत में जन्म लिए तो भारतीय संस्कृति में रहे, पले बढ़े,
उसी तरह से ये हेलिकार्नासिस एक देश जगह है, वहां पर ये जन्मे थे और वहां की एक संस्कृति था हेलेनिक संस्कृति, तो उसी के केंद्र में, उसी में रहे, वहीं पर पले बढ़े। ठीक है, और इनको प्रथम विद्वान माना जाता है जिन्होंने मानचित्र पर यामियोत्तर यानी मेरिडियन, मेरिडियन तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, तो विश्व मानचित्र पर, विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र पर यामियोत्तर, विश्व मानचित्र पर यामियोत्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिडियन, मेरिडियन। ठीक है, खींचने का प्रयास किए करने वाला, खींचने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान, प्रथम विद्वान माना जाता है। ठीक है ना, हेरोडोटस को विश्व मानचित्र पर यामियोत्तर खींचने वाला प्रथम विद्वान माना जाता है, मेरिडियन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछता है हमेशा। सर ये क्या लिखे हैं, हेरोडोटस 5वीं सदी ईसा पूर्व में? 5वीं सदी ईसा पूर्व में हालिकार्नासिस में जन्मे। इनका जन्म पांचवी सदी ईसा पूर्व में, मतलब बीसी में हुआ था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो हालिकार्नासिस में। और ये हेलेनिक संस्कृति में रहते थे, और है ना, हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस, एथेंस एक जगह है जहां पर, है ना, हालिकार्नासिस में ही एक जगह है एथेंस, जहां के संस्कृति हेलेनिक था, जहां पर ये जन्म लिए थे। और ये विश्व मानचित्र पर यामियोत्तर खींचने वाला का प्रयास सबसे पहले करने वाला विद्वान माने जाते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब अगला है ये, इसके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये पहले विद्वान थे। ठीक है, ये पहले ऐसे विद्वान थे, पहले ऐसे विद्वान थे जिसने जिसने कैस्पियन, जिसने कैस्पियन सागर को, कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर को आंतरिक समुद्र माना था, आंतरिक समुद्र। तो क्वेश्चन पूछता है कि कैस्पियन सागर को आंतरिक समुद्र मानने वाले पहले विद्वान कौन थे या कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, यही हेरोडोटस, हेरोडोटस ही थे जिन्होंने सबसे पहले कैस्पियन सागर को ही आंतरिक समुद्र मान बैठे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेरोडोटस ही सर्वप्रथम विश्व भूभाग को 3 महाद्वीप, मतलब विश्व भूभाग को, विश्व भूभाग को सर्वप्रथम 3 महाद्वीप में, सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों, 3 महाद्वीपों कौन कौन, तीन महाद्वीपों, यूरोप, एशिया और लीबिया, यूरोप, एशिया और लीबिया, यूरोप, एशिया और लीबिया में
विश्व भूभाग को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभक्त करने वाले पहले विद्वान। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके संदर्भ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट, मतलब गूंगा व्यापार का नाम सुने होंगे। गूंगा व्यापार, डम्ब कॉमर्स सुने हैं। गूंगा व्यापार उस समय एक ऐसा व्यापार होता था कि हमारे पास जो सामान है, वस्तु विनिमय चलता था। हमारे पास जो सामान है वो समुद्र के किनारे ला करके रख देते थे और फिर विदेशी उधर से आते थे, उसको देखते थे, है ना। और देखने के बाद उसको उसके एवज में आकलन लगाते थे कि कितना इनको मिलना चाहिए, है ना, और उतना जो है सो उसके एवज में सामान रख करके और वो सामान को ले जाते थे। और बिना इसमें कोई बोल चाल नहीं होता था, कोई बोलते नहीं थे। ठीक है, बस सिर्फ अपना आंकड़ा लगाए ले गए। अगर उससे संतुष्ट नहीं हुआ, बेचने वाला अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर उसको वहीं छोड़ के वापस फिर दूर चला जाता था। फिर वो लोग आते थे और वो लोग जो है फिर से उसका आकलन करते थे और उसके एवज में और कुछ रखते थे और फिर जब अपना दूर चले जाते थे और फिर इस तरह से व्यापार होता था। मतलब बिना कोई बोले, बिना कोई बातचीत किए व्यापार होता था, इसलिए उसको गूंगा व्यापार कहा जाता था। और इसी समय, इन्हीं के समय में गूंगा व्यापार भी प्रचलित था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आदिकालीन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आदिकालीन जनजातियां बसी थी, जिनसे कार्थेज जगह का नाम है, कार्थेज वासियों का गूंगा व्यापार, ये ध्यान रखिएगा। गूंगा व्यापार या इंग्लिश में डम्ब कॉमर्स घटित होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में। तो इतना है हेरोडोटस के बारे में, इतना चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्लेटो। अगला है प्लेटो। इसका काल है 428 से 348 बीसी ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्या थे? यूनान के शीर्ष दार्शनिकों में से एक। यूनान के शीर्ष दार्शनिकों, सबको दिख रहा है? वॉइस क्लियर है? दार्शनिकों में से एक। ठीक है, और इनका विचार जान लेते हैं, क्योंकि विचार से क्वेश्चन पूछता है। विचार क्या था कि इस संसार में सभी वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। इस संसार में सभी वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि
दिया कि, क्या निष्कर्ष दिया? पृथ्वी का आकार चपटी नहीं, पृथ्वी का आकार चपटी नहीं बल्कि गोलाकार या वलयाकार है, बल्कि गोलाकार या वलयाकार है, गोलाकार या वलयाकार है। ठीक है, तो ये मतलब प्लेटो के द्वारा ही कहा गया था कि सभी वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और सभी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि निष्कर्ष रूप के रूप में पृथ्वी के आकार के बारे में कहा था कि आकार चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार या वलयाकार है। और इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर बल दिया, जिसे कोपरनिकस के पूर्व तक मान्यता मिलती रही। ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत, ये याद रखिएगा, भूकेंद्रीय सिद्धांत पर बल, जिसे कोपरनिकस के पूर्व तक मान्यता मिलती रही। ठीक है, ये याद रखिएगा, भूकेंद्रीय सिद्धांत पर बल दिया इन्होंने, और इस भूकेंद्रीय इनके ही भूकेंद्रीय सिद्धांत की मान्यता जो है वो कोपरनिकस के काल तक के पूर्व तक जो है मिलता ही रहा। तो इतना चीज प्लेटो के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनानी शीर्ष दार्शनिक थे, वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, सभी वस्तु, संसार में जितना भी वस्तु है वो पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और निष्कर्ष दिया कि पृथ्वी का आकार चपटी नहीं बल्कि गोलाकार या वलयाकार है, और भूकेंद्रीय सिद्धांत पर बल दिया जिसको मान्यता कोपरनिकस के पूर्व काल तक जो है मिलता रहा। अब अगला है अरस्तु। एरिस्टोटल। अरस्तु, इनका काल है 348 से 322 ईसा पूर्व या बीसी। ठीक है, ये प्लेटो के शिष्य थे, ये प्लेटो के शिष्य, ठीक है, डिसाइपल थे, है ना। और इन्होंने प्लेटो से भिन्न आगमनात्मक अध्ययन, ठीक है, एक होता आगमन विधि, एक निगमन विधि, आप बीएड में भी पढ़े होंगे। तो इन्होंने इनका जो अध्ययन विधि था, अध्ययन की पद्धति वो क्या था? आगमनात्मक डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक, जो प्लेटो से भिन्न, ठीक है। तो ये पूछता अध्ययन की पद्धति, अरस्तु का अध्ययन की पद्धति क्या था? आगमनात्मक, ठीक है। और ब्रह्मांड विज्ञान और जलवायु विज्ञान की रचना किया था इन्होंने, ब्रह्मांड विज्ञान और जलवायु विज्ञान
की रचना की थी। ठीक है, और अगला है नियतिवाद के समर्थक थे। आप अभी आगे हम लोग को पढ़ना भी है, नियतिवाद, संभववाद, है ना। तो ये नियतिवाद के मतलब अरस्तु जो थे वो किसके समर्थक थे, तो नियतिवाद के समर्थक थे, निश्चयवाद के, डिटरमिनिज्म, नियतिवाद के समर्थक। जब नियतिवाद हम लोग पढ़ेंगे तो इसके जानेंगे, नियतिवाद के समर्थक, इंग्लिश में डिटरमिनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, अरस्तु के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है सर जलवायु की बात क्या लिखे हैं? जलवायु के बाद है जलवायु विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और जलवायु विज्ञान की रचना की थी। अच्छा, और नियतिवाद के समर्थक थे। अब अगला है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, इनका जन्म कब हुआ था, तो 370 बीसी में। थियोफ्रेस्टस का जन्म 370 बीसी में हुआ था। और ये किसके, तो अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य, अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है ना। और इन्होंने, इनका जो प्रमुख परीक्षण था, इन्होंने वनस्पति, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्पति और जलवायु, वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का, अंतर संबंधों का परीक्षण किया था। ठीक है, वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण किया था थियोफ्रेस्टस ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण सबसे पहले कौन किए, तो यहाँ होगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही, दो चीज इनका याद रखना है, जन्म 370 बीसी में, अरस्तु के शिष्य थे, और वनस्पति और जलवायु विज्ञान के अंतर संबंधों का इन्होंने परीक्षण किया था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अब अगला है इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज, ठीक है। बस इसमें क्या बोले थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, किस तरह से भूगोल का विकास करवाया, यही सब है इसमें। ठीक है, तो इरेटोस्थेनीज का क्या कंट्रीब्यूशन था ये देखते। तो इनका काल क्या था, तो 276 से 194 बीसी। ठीक है, इरेटोस्थेनीज का काल 276 से 194 बीसी। ठीक है ना। और ये तीसरी सदी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। तीसरी सदी ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त खगोल विज्ञानी, ठीक है, ये खगोल विज्ञान थे, खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल की जो गणना की थी, भूगोल का जो अध्ययन किए थे, अलग शाखा के रूप में इनको स्थापित करके
अध्ययन किए थे। तो भूगोल के का अध्ययन इन्होंने भूगोल थे तो खगोल विज्ञान के ज्ञाता और गणितज्ञ, गणित के ज्ञाता थे, लेकिन इन्होंने भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में स्थापना की। ठीक है, इसलिए भी इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? तो जियोग्राफी, ठीक है, जिसको भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। ठीक है, हाँ, अब अगला है इसका इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला चीज है इसमें कि ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखा, इनका पुस्तक, ठीक है, इरेटोस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफिका। ठीक है, और ये प्रथम शास्त्रीय पुस्तक, इस पुस्तक को ज्योग्राफिका और इस पुस्तक को प्रथम शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा दिया गया। ठीक है, प्रथम शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा इसको दिया गया। ठीक है, इरेटोस्थनीज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया स्थित है ना, इरेटोस्थनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इरेटोस्थनीज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, जिसको सिकंदरिया भी बोलते हैं, सिकंदरिया, ठीक है, स्थित विश्व के बृहत्तम संग्रहालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, थे जिन्होंने उस पद पर निरंतर 40 वर्षों तक कार्य किया। निरंतर 40 वर्षों तक कार्य किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी गणना द्वारा
पृथ्वी की परिधि, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम याद रखिएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग 24,840 मील बताया है। ठीक है, अपनी गणना द्वारा पृथ्वी की परिधि कितना बताया? 24,840। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछता है, जो वास्तविकता के काफी निकट है, जो वास्तविकता के काफी निकट है, वास्तविकता के काफी निकट है। ठीक है, तो ये हो गया इरेटोस्थेनिस के बारे में, इतना चीज आपको याद रखना है, बाकी आगे एकदम ध्यान रखना है, इस सब से क्वेश्चन एकदम आता है। चलिए आगे है पोलिबियस। पोलिबियस, इनका काल है 210 से 128 बीसी। ठीक है, और इन्होंने नदियों के अपर्दन और निक्षेपण के कार्यों तथा उनसे उत्पन्न कई स्थल रूपों जैसे बाढ़ के मैदान, डेल्टा के निर्माण आदि का वर्णन किया था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, नदियों के अपर्दन, नदियों के अपर्दन तथा निक्षेपण, नदियों के अपर्दन तथा निक्षेपण कार्यों तथा उनसे उत्पन्न कई स्थल रूपों जैसे बाढ़ के मैदान, डेल्टा आदि के निर्माण का वर्णन किया था। ठीक है, ये है, बस इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। पोलिबियस के द्वारा ही नदियों के अपर्दन और निक्षेपण कार्यों तथा उससे उत्पन्न जो कई प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के जो स्थल रूपों का विकास होता है, उनका भी इन्होंने वर्णन किया था। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है हिपार्कस। हिपार्कस ये क्या है? इनका जन्म कितना है? 150 बीसी, 150 बीसी। ठीक है, ये इरेटोस्थनीज के पश्चात अलेक्जेंड्रिया के है ना, अलेक्जेंड्रिया के जो संग्रहालय था उसके पुस्तकालय अध्यक्ष शुरुआत में कौन थे? इरेटोस्थनीज। 40 वर्षों तक उन्होंने रहा था। तो उसके बाद जब वो रिटायर किए, तो रिटायर करने के बाद इरेटोस्थनीज के बाद इस अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के जो पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए, वो इन्हीं को बनाया गया, हिपार्कस को ही। तो यहाँ पर लिखिए कि ये इरेटोस्थेनिज के पश्चात अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।
नियुक्त हुए थे। ठीक है, इन्होंने नक्षत्रों के वेद के लिए, इन्होंने नक्षत्र तो सुने होंगे, नक्षत्रों के वेद के लिए, आवाज जा रहा है सभी के पास? एक बार यस लिख करके बोलिए। नक्षत्रों के वेद के लिए कंफर्म कर दीजिए। नक्षत्रों के वेद के लिए एक चक्र यंत्र, चक्र यंत्र, चक्र यंत्र का निर्माण किया था। चक्र यंत्र का निर्माण, चक्र यंत्र का निर्माण किया था, जिसका नाम, जिसका नाम किसी को पता है तो बता सकते हैं? किसी को पता है? नक्षत्रों के वेद के लिए एक चक्र यंत्र का निर्माण किया था, जिसका नाम, आज भी देखते होंगे तो नक्षत्र वगैरह तो ग्रह रत्न का दुकान उकान बेचता है उसमें, या पंडित जी लोग जो है सो बना के चक्र बनाते हैं, है ना, चक्र बना करके उसमें गिनते हैं, कहते हैं कि ये राहु है, राहु है ना, शनि 8वां घर में है, इस तरह का। तो उसी प्रकार से पहले एक चक्र बनाता था, इसको चक्र यंत्र का नाम निर्माण किया गया, जिसका नाम एस्ट्रोलेब, जिसका नाम है एस्ट्रोलेब था, जिसका नाम एस्ट्रोलेब था, एस्ट्रोलेब था। ये याद रखिएगा, एस्ट्रोलेब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि एस्ट्रोलेब का निर्माण किन्होंने किया था, तो यहाँ हिपार्कस ने। फिर अगला है, सर्वप्रथम हिपार्कस ने ही, है ना, वृत्त का पूरा जो मान होता है वो कितना डिग्री का होता है, कोई बताइए? संपूर्ण वृत्त का मान कितना? 360 कितना? 360। हाँ, तो 360 में इन्होंने ही सबसे पहले बांटा था। ठीक है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हिपार्कस ने ही, हिपार्कस ने ही वृत्त को 360 अंशों में, 360 अंशों में विभक्त किया था, विभक्त किया था। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। सर्वप्रथम हिपार्कस ने ही वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया था। ठीक है, सबके पास आवाज जा रहा है ना? अमित जी, पूनम, क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। यस लिख करके सब लोग कंफर्म कर दीजिए एक बार। यस सर। हाँ, ये हो गया हिपार्कस के बारे में। हाँ, एक चीज और है, इन्होंने एक चीज और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ही विषुवत रेखा को, जैसे विषुवत रेखा के बीचों बीच से एक रेखा है ना, वृत्त के नहीं, पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच से गुजरता है विषुवत रेखा, और वो सबसे बृहत वृत्त कहलाता है। तो विषुवत रेखा को बृहत वृत्त जो है, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था। ठीक है, तो हिपार्कस, हिपार्कस ने ही विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को पृथ्वी का बृहत वृत्त, बृहत वृत्त, इंग्लिश में ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल कहा या बताया, बताया। ठीक है, बृहत वृत्त, विषुवत रेखा को, इससे क्वेश्चन पूछता है कि विषुवत रेखा को बृहत वृत्त किसने बताया, तो हिपार्कस ने, याद रखेंगे। तो इतना चीज इसमें इंपॉर्टेंट था। अब अगला है पोसिडोनियस।
पोसिडोनियस। पोसिडोनियस इनका काल है 135 से 50 बीसी यानी ईसा पूर्व। ठीक है, यह कौन थे? यह एक भौतिक भूगोलवेता थे। इतना सारा भूगोलवेता में एगो यही भूगोलवेता थे, बाकी सब गणितज्ञ थे, कोई जलवायु विज्ञान था, कोई खगोल शास्त्री थे, है ना, लेकिन एगो यही थे भूगोलवेता। तो ये भौतिक भूगोलवेता थे। यह एक भौतिक भूगोलवेता थे। भौतिक भूगोलवेता थे। ठीक है, इन्होंने स्पेन के बंदरगाह गेडिज, इन्होंने स्पेन के बंदरगाह गेडिज के तट पर, स्पेन के बंदरगाह गेडिज के तट पर ज्वार भाटा की खोज की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि ज्वार भाटा की खोज किन्होंने किया था, किस विद्वान के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पोसिडोनियस, ये एकदम याद रखिएगा। इन्होंने स्पेन के बंदरगाह गेडिज के तट पर ज्वार भाटा की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने ज्वार भाटा का परीक्षण बड़ी सावधानी से किया। उन्होंने ज्वार भाटा का परीक्षण बड़ी सावधानी से किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ज्वार की सर्वोच्च ऊंचाई कब होता है, बताइए तो? ज्वार की सर्वोच्च ऊंचाई कब होगा निधि? पूर्णिमा के दिन। सर्वोच्च ऊंचाई पूर्णिमा। आप निधि हैं? विकास जी का नाम निधि है ना? पूर्णिमा और अमावस्या, यही 2 दिन, ठीक है, के आसपास पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने एक पुस्तक, मतलब इनका पुस्तक का नाम यहां लिख लीजिए, ठीक है। गीता, आवाज जा रहा है? गीता, इनका पुस्तक का नाम, ठीक है, पुस्तक का मैंने रचना किया था, तो पुस्तक का नाम है द ओशियन, ठीक है। इनका पुस्तक, इनका पोसिडोनियस का पुस्तक का नाम द ओशियन। और इनका लास्ट है कि भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से, भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से विकसित करने
का श्रेय करने के कारण उसे भौतिक भूगोल का पिता, भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल का पिता अगर पूछ दिया तो क्या बोलेंगे? गीता, आवाज नहीं जा रहा है? गीता पोसिडोनियस, भौतिक भूगोल का पिता को किसको? पोसिडोनियस। ठीक है, अगर बोल नहीं पा रहे तो लिख करके भी आप चैट में लिख करके भी आंसर कर सकते हैं। पोसिडोनियस, भौतिक भूगोल का पिता पोसिडोनियस। और द ओशियन के लेखक कौन है? द ओशियन, पूनम, सुनील, मनोरंजन, पोसिडोनियस। ठीक है, तो इतना चीज था इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। प्राचीन यूनानी भूगोलवेताओं में जो है, यूनानी भूगोलवेताओं का जो कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ तक समाप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, ये यूनानी भूगोलवेता के कंट्रीब्यूशन जितना इंपॉर्टेंट है ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे रोमन भूगोलवेताओं का कंट्रीब्यूशन। तो ये हो गया यूनानी भूगोलवेताओं का कंट्रीब्यूशन यहाँ तक समाप्त। इतना अगर कर लिए तो यूनानी भूगोलवेताओं से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? एक बार सब लोग एस लिखिए तो चैट में, देखते हैं किसके तक आवाज नहीं जा रहा है। चैट में सब लोग एस लिखिए। सभी लोग लिखिए। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोमन भूगोलवेताओं की ओर। ये यूनानी भूगोलवेता का योगदान था। अब हम लोग देखेंगे रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। हेडिंग होगा रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। अगर इतना कर लिए तो आपका क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। समझ गए? चलिए, अब रोमन भूगोलवेता, ठीक ना? तो रोमन शासन जो था वो भी पृथ्वी का केंद्र था, है ना? प्रमुख केंद्र, शासन का प्रमुख केंद्र क्या था? इटली में टाइबर नदी के तट पर स्थित रोम नगर। इटली में एक नदी है टाइबर नदी, उसी के तट पर स्थित एक शहर है रोम, और वही रोम जो है वो रोमन शासन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, और वहां पर ही इस रोमन सभ्यताओं का विकास हुआ था। पहले भी जान चुके हैं कि जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सभी नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है ना? तो ये भी रोमन सभ्यता का भी विकास जो हुआ था वो इसी इटली के, कहां पर? इटली के टाइबर नदी के तट पर ही हुआ था। ठीक है, इटली क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है। इटली क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है जिसके पश्चिम में टिटेनियम सागर, पश्चिम में, ठीक है, टिटेनियम सागर है ना, और दक्षिण में भूमध्य सागर, और पूर्व में एड्रियाटिक सागर। दक्षिण में, पश्चिम में है, पश्चिम में क्या है? टिटेनियम सागर। पूर्व में क्या है? पूर्व में एड्रियाटिक सागर, और दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो ये तीनों से घिरा हुआ एक प्रायद्वीपीय देश है इटली। ठीक है ना? और ये ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर जो है रोम, जो है, जो शहर है रोम, ये कौन से धर्म का केंद्र था? तो ईसाई धर्म का। ठीक है, ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र था।
और यहाँ पर शिक्षा के रूप में एक प्रमुख केंद्र जो था वो मिस्र स्थित अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया ही शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र था। अलेक्जेंड्रिया जो कहाँ था? मिस्र में। मिस्र में एक जगह एक है ना संग्रहालय एवं पुस्तकालय था अलेक्जेंड्रिया, तो अलेक्जेंड्रिया ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र था रोमन के लिए भी, रोम के भी। ठीक है, और ये रोमन भूगोलवेताओं ने ऐतिहासिक भूगोल, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। कौन कौन भूगोल में? तो यहाँ पर ऐतिहासिक भूगोल में, गणितीय भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल में और भौतिक भूगोल में इन्होंने एक प्रमुख योगदान किया है। ठीक है, और इस रोमन भूगोलवेताओं के प्रमुख भूगोलवेता अगर देखें तो यहाँ पर 4 भूगोलवेता पहले प्रमुख है, जिसमें से पहला है स्ट्रेबो। ठीक है, रोमन भूगोलवेताओं में प्रमुख भूगोलवेताएं हैं स्ट्रेबो, दूसरा है टॉलमी, टॉलमी, तीसरा है पंपोनियस मेला, पंपोनियस मेला, और चौथा है प्लिनी, चौथा है प्लिनी। ये 4 भूगोलवेता थे जिन्होंने रोमन यानी कि जो है ना रोमन साम्राज्य के जो सब विकास हुआ, तो रोमन काल में जो भूगोलवेताएं थे वो प्रमुख भूगोलवेताएं यही थे। स्ट्रेबो, पहला स्ट्रेबो, दूसरा टॉलमी, तीसरा पंपोनियस मेला और चौथा प्लेनी। ठीक है, अब स्ट्रेबो का जन्म काला सागर के तट से लगभग 80 किलोमीटर, काला सागर के तट से 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर एक शहर है टर्की, टर्की के भीतरी भाग में स्थित नगर असमिया में हुआ था। ठीक है, टर्की के आंतरिक भाग में एक शहर है असमिया, जो काला सागर से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर दूर था। ठीक है, तो वहां पर ही स्ट्रेबो का जन्म हुआ था। स्ट्रेबो ने अपने समस्त लेखन कार्य अलेक्जेंड्रिया में रहने के पश्चात यूनानी भाषा में किया था। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया में वो रह रहा था, जन्म तो हुआ था कहाँ? उनका असमिया में, जो काला सागर से 80 किलोमीटर दूर था, और ये अलेक्जेंड्रिया में रह रहे थे, है ना। लेखन का समस्त लेखन का अलेक्जेंड्रिया में किया, और उसके बाद उन्होंने यूनानी भाषा में किया था। स्ट्रेबो ने ऐतिहासिक इतिवृत्ति के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा था। कितना पुस्तक? 43 पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी ऐतिहासिक इतिवृत्ति के रूप में। ठीक है, सब तक आवाज जा रहा है ना। स्ट्रेबो ने ज्ञात संसार के वर्णन को 17 खंडों में, ठीक है, मतलब जो भी कुछ संसार के बारे में इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था, जो कुछ भी अध्ययन किया था, जो कुछ भी सीखा था, उसका वर्णन इन्होंने 17 खंडों में किया है। कितना खंडों में? 17 खंडों में इन्होंने किया है। ठीक है, और इसी 17 खंडों वाला जो अध्ययन है या वर्णन है, उसको विश्वकोश, क्या कहते हैं? विश्वकोश या फिर ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका। ठीक है, 17 खंडों वाले जो अध्ययन है उसको विश्वकोश या ज्योग्राफिका में रखा, ज्योग्राफिका में वर्णन किया। स्ट्रेबो के ज्योग्राफिका नामक विश्वकोश की 17 खंडों की विषय सामग्री इस प्रकार है। अब ये 17 खंड में क्या क्या, प्रथम खंड से 17 खंड तक जो है क्या क्या, कौन कौन से विषय सामग्री को इन्होंने शामिल किया था, इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम 2 खंड जो थे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रेबो के जो विश्वकोश था 17 खंडों में विभक्त था। तो प्रथम 2 खंडों में किसका? तो विषय की प्रस्तावना, विषय की प्रस्तावना का वर्णन किया था। विषय की प्रस्तावना दी गई, जिसमें पुस्तक के लक्ष्य रखे गए, लक्ष्य के बारे में बताया गया कि इस पुस्तक को क्यों बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, ये बताया गया, और उसके जो मौलिक सिद्धांत है जिसमें इसका चर्चा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्य को, उद्देश्य को और
मौलिक सिद्धांतों की चर्चा प्रथम 2 खंडों में, मौलिक सिद्धांतों की चर्चा प्रथम 2 खंडों में किया गया। ज्योग्राफिका के 17 खंड में से प्रथम 2 खंड में विषय की प्रस्तावना, हाँ अस्टेबो का लिखा हुआ है, ठीक है, अस्टेबो, विषय की प्रस्तावना, लक्ष्य, उद्देश्य और मौलिक सिद्धांतों की चर्चा प्रथम 2 खंड में किया गया था कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या लक्ष्य था, उसका क्या उद्देश्य है और उसमें कौन से सिद्धांत लिखे गए, ठीक है। उसके बाद तीसरे खंड में क्या था कि पश्चिम यूरोप, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन का भौगोलिक वर्णन किए थे। तीसरे खंड में पश्चिमी यूरोप का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, है ना, और स्पेन का इन्होंने वर्णन किया था। तीसरे खंड में इनका भौगोलिक वर्णन किया था। चौथा खंड अगर देखें तो चौथे खंड में फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स का वर्णन किया था। फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स एक पर्वत है, उसका वर्णन इन्होंने किया था। पांचवें और छठे खंड में इटली और सिसिली का वर्णन किया था। पांचवा और छठा खंड में इटली और सिसिली का वर्णन किया था। सातवें खंडों में राइन के पूर्व और डेन्यूब के उत्तर में स्थित देशों का संक्षिप्त वर्णन, राइन के पूर्व और डेन्यूब के उत्तर में स्थित देशों का वर्णन किया था। और 8वें, 9वें और 10वें खंडों में इन्होंने यूनान तथा समीपवर्ती द्वीपों का भौगोलिक चित्रण या भौगोलिक वर्णन, यूनान तथा समीपवर्ती देशों द्वीपों का भौगोलिक वर्णन किया था। अस्टेबो की 11वीं से लेकर 16वीं, अब 11 से लेकर 16वीं जो पुस्तक था उसमें एशिया के देशों का वर्णन किया गया है। तो पूछता है कि एशिया, अस्टेबो के जो विश्व कोश है जो 17 खंडों में विभक्त है, उसमें एशिया का वर्णन किन से किन खंडों में किया गया। तो 11 से 16 खंडों में एशिया के देशों का वर्णन किया गया था। अंतिम अर्थात और 17वें खंड में इन्होंने अफ्रीका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतिम खंड जो था 17वां खंड, इसमें इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया था, ठीक है। तो ये है स्टेबो, समझ गए। 17वां खंड में क्या क्या है वर्णन, ये चीज था। लिखवाना पड़ेगा क्या इसको, लिख दे इसको, आवाज नहीं जा रहा है क्या? खंड वाइज इसको लिखना पड़ेगा क्या? सर इसका नोट्स लिखवा लिख देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। लिखिए, रोमन भूगोल वेताओं का योगदान, रोमन भूगोल वेताओं का योगदान, ठीक है। लिखिए, रोमन शासन का प्रमुख केंद्र, ठीक है, कौन था? तो इटली के टाइबर नदी, इटली के टाइबर नदी के तटवर्ती नगर रोम था, ठीक है ना। जहां रोमन सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है।
रोमन सभ्यता का विकास हुआ। ये रोम जो था, रोम एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रोम है, तो इसके पश्चिम में कौन देश था? इसके पश्चिम में क्या था? टिटेनियम सागर। यहाँ पर लिख देते हैं टिटेनियम सागर पश्चिम में। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या था? तो इसके दक्षिण में था भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। और इसके पूर्व में क्या था? तो इसके पूर्व में था एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, ठीक है। रोम एक देश है जिसके पश्चिम में टिटेनियम सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूर्व में एड्रियाटिक सागर था। ठीक है, और ये जो रोम है, यह ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र, ईसाई धर्म का प्रमुख या सर्व प्रमुख भी कर सकते हैं, सर्व प्रमुख केंद्र था। ठीक है, सर्व प्रमुख केंद्र था। है ना। अब यहाँ रोमन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, शिक्षा का प्रमुख केंद्र, रोमन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, रोमन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र मिस्र स्थित अलेक्जेंड्रिया, मिस्र स्थित अलेक्जेंड्रिया था। ठीक है, आगे रोमन भूगोलवेताओं ने ऐतिहासिक भूगोल, रोमन भूगोलवेताओं ने ऐतिहासिक भूगोल, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, नेक्स्ट अगला है रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेता, रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेता निम्न है। ठीक है, नहीं दिख रहा है? रिफ्रेश कर लीजिए, रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेता निम्न है। कौन कौन है? तो पहला है स्ट्रैबो। सभी को नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है बताइए। सर
दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, तो महेश जी आपको आप ही के साथ प्रॉब्लम है, आप रिफ्रेश कर लीजिए, दिखेगा आपको। स्ट्रेबो, दूसरा है टॉलमी, तीसरा है पोम्पोनियस मेला, पोम्पोनियस मेला, और चौथा है प्लिनी। ये रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, 4, ठीक है। रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता, पहला स्ट्रेबो, दूसरा टोल्मी, तीसरा पोम्पोनियस मेला और चौथा प्लिनी। निधि आपको दिख रहा है ना? दीपक, दीपक आवाज जा रहा है? सब सूत गए सर, लग रहा है सबका आवाज साइलेंट हो गया। यस सर, आवाज आ रहा है, आवाज आ सब रहा है लोग एक सर। बार एस लिखिए, तो सब लोग एस लिखिए, फिर जागिए, सब जागिए, उसके बाद लिखते हैं। सब लोग एस लिख करके रिप्लाई करिए। हाँ, अपने जागे हुए का परिचय दीजिए। निधि जागी हुई है। पूनम सो गई क्या? गीता भी सो गई? अच्छा, आपका नेट प्रॉब्लम है। पूनम जगी हुई है। प्रमोद, चलिए, मतलब सब जगे हुए हैं। चलिए ठीक है, इसको खत्म कर, इसको बता के खत्म बंद कर देंगे। पहला है अस्ट्रेबो। अस्ट्रेबो, इसका काल है 64 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी, ठीक है। अब इनका जन्म काला सागर के तट से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर टर्की के भीतरी भाग में स्थित असमिया नगर में हुआ था। असमिया नगर में हुआ था, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेबो ने अपने समस्त लेखन कार्य अलेक्जेंड्रिया। सर स्थान का नाम असमिया है या अमेसिया है? असमिया सर, तो असमिया। अमेसिया दिया हुआ है थॉट वाला किताबों में। नहीं, असमिया। असमिया होगा। हाँ, एस.डी. मौर्य का किताब देखिए, मिल जाएगा। असमिया नगर में हुआ था। स्ट्रेबो ने अपने समस्त लेखन कार्य अलेक्जेंड्रिया में रहने के पश्चात अलेक्जेंड्रिया में रहने के पश्चात यूनानी भाषा में किया, जो कि वहां के प्रचलित भाषा था। यूनानी भाषा में किया। स्ट्रेबो ने ऐतिहासिक इतिवृत्ति के रूप में
ऐतिहासिक इतिवृत्ति, ऐतिहासिक इतिवृत्ति के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा था। ठीक है, हाँ, अब आगे। हाँ, स्ट्रेबो ने ज्ञात संसार, स्ट्रेबो ने ज्ञात संसार के वर्णन, ज्ञात संसार के वर्णन को 17 खंडों वाले 17 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश, भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया। जिसका नाम ज्योग्राफिका रखा, ज्योग्राफिया, जिसका नाम ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया रखा। ठीक है, स्ट्रेबो के ज्योग्राफिया नामक विश्वकोश, स्ट्रेबो के ज्योग्राफिया नामक विश्वकोश की 17 खंडों या पुस्तकों की विषय सामग्री इस प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अब कौन कौन विषय सामग्री है इसका, इसको लिखना है। प्रथम 2 खंड, प्रथम 2 खंड, प्रथम 2 खंड में क्या था? तो पहला विषय की प्रस्तावना, विषय की प्रस्तावना, जिसमें पुस्तक के लक्ष्य, पुस्तक के लक्ष्य, उद्देश्य और मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, और मौलिक सिद्धांतों की चर्चा। तीसरा खंड, तीसरा खंड में क्या है? पश्चिम यूरोप, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन का भौगोलिक वर्णन।
चौथा खंड, चौथे खंड में फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स का वर्णन। पांचवें खंड, पांचवें और छठे खंड, पांचवें और छठे खंडों में इटली और सिसिली, इटली और सिसिली का वर्णन। उसके बाद है सातवें खंड में सातवें खंड में है राइन के पूर्व और डेन्यूब के उत्तर में स्थित देशों का संक्षिप्त वर्णन। राइन के पूर्व और डेन्यूब के उत्तर में स्थित देशों का संक्षिप्त वर्णन। संक्षिप्त वर्णन। आठवें, नौवें और 10वें खंड में यूनान तथा समीपवर्ती द्वीपों का, यूनान तथा समीपवर्ती द्वीपों का भौगोलिक वर्णन। इसके बाद है 11वें में ग्यारहवीं खंड, 11वीं से 16वीं, 11वीं से 16वीं खंड। यहाँ पर एशिया के देशों का वर्णन। एशिया के देशों का वर्णन। और लास्ट है 17वीं खंड। 17वीं खंड, 17वीं खंड में या फिर अंतिम खंड हम लोग कह सकते हैं इसको, अंतिम खंड। इसमें क्या था? अफ्रीका का वर्णन। अफ्रीका का वर्णन। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए, सब नोट कर लिए। अब है प्राचीन यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रेबो। प्राचीन यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रेबो स्ट्रेबो ही अकेले एक व्यक्ति थे। स्ट्रेबो ही अकेले
एक व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल की कई शाखाओं जिन्होंने भूगोल की कई शाखाओं जैसे ऐतिहासिक, भौतिक, राजनीतिक, प्रादेशिक आदि का सार्थक वर्णन किया था। आदि का सार्थक वर्णन किया था। उन्होंने भूमध्य सागर में स्थित माउंट विसुवियस के ज्वालामुखी को जलते हुए पर्वत के रूप में प्रदर्शित किया। जलते हुए पर्वत के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद अगला है स्ट्रेबो का सर्वाधिक योगदान प्रादेशिक भूगोल में माना जाता है। प्रादेशिक भूगोल में माना जाता है। हाँ, अगला उसने अधिवासित प्रदेशों के लिए ओकुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने यानी स्ट्रेबो ने अधिवासित प्रदेशों के लिए ओकुमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान समय में इकुमेन कहा जाता है। इकुमेन कहा जाता है। चलिए अगला है, स्ट्रेबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात ओब्लोंग माना। जो पृथ्वी के आकार को स्ट्रेबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो वाला ऊपर वाला फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा ना। हाँ, उसने अधिवासित प्रदेशों के लिए ओकुमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान समय में इकुमेन कहा जाता है।
स्ट्रेबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात ओब्लोंग माना था। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेबो का कंट्रीब्यूशन समाप्त। अब थोड़ा सा है पोम्पोनियस मेला का, लिख लीजिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब है पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला, ये पोम्पोनियस मेला जो थे वो दक्षिणी स्पेन निवासी और रोमन भूगोलवेत्ता थे। तो ये दक्षिणी स्पेन निवासी और रोमन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने लैटिन भाषा में छोटी बड़ी कई पुस्तकें लिखा था। छोटी बड़ी कई पुस्तकें लिखा था, जिनमें निम्नांकित 3 विशेष महत्वपूर्ण हैं। जिनमें निम्नांकित 3 विशेष महत्वपूर्ण है। कौन कौन महत्वपूर्ण है इसको लिखिए। पहला कोस्मोग्राफी, इसके क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद डी कोरोग्राफिया, और तीसरा है स्काइलेक्स। ये 3 पुस्तक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही लाइन जो है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है। ठीक है, तो ये पोम्पोनियस मेला हो गया, खत्म। अब दूसरा है प्लिनी। इसका काल है 27 से 79 ईस्वी। जन्म हुआ था उत्तरी इटली के विकोना नामक स्थान। हाँ, लगता है आपका नेट गया। स्थान पर सभी को नहीं दिख रहा है क्या? स्थान पर क्लियर है सर, ओके। स्थान पर हुआ था। जिनको नहीं दिख रहा है उनका नेट चला गया होगा। प्लिनी एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ महान गणितज्ञ और प्रशासक भी थे। प्लिनी एक भूगोलवेत्ता, पूनम दिख रहा है? पूनम, यस सर, हाँ सर दिख रहा है। भूगोलवेत्ता के साथ साथ
रिफ्रेश कर लीजिए अपना मनोरंजन। भूगोलविद्या के साथ साथ महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ और प्रशासक भी थे, और प्रशासक भी थे। ठीक है। अगला लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। प्लिनी ने पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप को, प्लिनी ने पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप को स्वीकार किया था। स्वीकार किया था और बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण क्या होता है? जिसके कारण बताइए पूनम। क्या सर? ऋतु परिवर्तन परिवर्तन होता है इसके कारण। ऋतु परिवर्तन होता है। कौन कहा था? यही प्लिनी महोदय का ही कथन था। ठीक है, याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन होता है, तो ये हो गया। हाँ, अगला है एक लाइन, इसका इंपॉर्टेंट और है, एक लाइन और है कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, प्लिनी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक इतिहास। ये क्वेश्चन एकदम पूछता है और बार बार पूछता है। नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्टोरिया नेचुरलिस, प्राकृतिक इतिहास, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए एकदम इसको भूलिएगा नहीं। इतिहास, हिस्टोरिया हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और इसके जिसमें 37 खंड है, 37 खंड है। ठीक है, तो ये हो गया प्लिनी का इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको याद रखिएगा। अब लास्ट इसका भूगोलवेत्ता है, वो है टॉलमी। टॉलमी, इसका काल है 90 से 168 ईस्वी। ठीक है, इसका पूरा नाम था, चलिए इसको लिख लीजिए, पूरा नाम, टॉलमी का पूरा नाम क्लाडियस टॉलमी, क्लाडियस टॉलमी था। ठीक है, ये एक महान खगोल शास्त्री थे, महान
खगोल शास्त्री थे, महान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक, जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्माजेस्ट, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। अल्माजेस्ट की रचना की थी, ठीक है, अल्माजेस्ट की रचना की थी। और इसके अन्य पुस्तक, अब इसका टॉलमी का अन्य पुस्तक, इसके दो इंपॉर्टेंट है। पहला है ज्योग्राफिया, और उसके बाद है ग्रहीय परिकल्पना, और नेक्स्ट है एनालेमा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब लास्ट इसका है टॉलमी ने 2 नए प्रक्षेपों की रचना की, 2 नए प्रक्षेपों यानी प्रोजेक्शन की रचना विधि का भी विवेचन किया है। रचना विधि का भी विवेचन किया है। इनमें से एक है, यहाँ पर पहला है लंबकोणीय प्रक्षेप, इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं, ऑर्थोगोनल। और दूसरा है त्रिविम प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर यूनान काल के और रोमन काल के डाइंड, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा।